भैया भर भर के कमेंट आ रहे थे कि प्री बोर्ड परीक्षा का हमारा असली पेपर लेकर के आओ। तो ये आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का आपका एक मॉडल प्रश्न पत्र। देखो मैं हमेशा आपकी तैयारी करवाता हूँ, एक एक क्वेश्चन से आपको वाकिफ करा देता हूँ भैया कि किस तरीके से आपके पेपर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, कैसे क्या आंसर आपको करके जाना है, कैसी तैयारी करनी है, हमेशा बताता हूँ, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना यार। और देखो यार बोर्ड बहुत पास है, देखो जो भी प्री बोर्ड को हल्के में ले रहा है ना, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। आपके जो प्रोजेक्ट के नंबर है ना भाई, वो स्कूल के टीचर के हाथ में, एंड प्री बोर्ड के रिजल्ट पे वो निर्भर करेगा कि आपको कितने मिलेंगे वो, ठीक है ना। तो अगर प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे तो प्री बोर्ड के जो प्रोजेक्ट के नंबर है भर भर के मिलेंगे, तो बोर्ड में नंबर के साथ परसेंटेज भर के आएगी भाई, है ना। और अच्छी तैयारी करनी है, विशेष तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम की, तो बने रहना, चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा और निर्देश सभी दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा यह एक सैंपल क्वेश्चन मॉडल पेपर है जिसको आप तैयारी करके बेहतरीन स्कोर करने वाले हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न नंबर 1 में आएंगे, सही विकल्प चुन करके लिखे टाइप वाले क्वेश्चन भाई। ये 6 नंबर के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है काली मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। देखो काली मिट्टी भैया जिसमें कपास उपास होता है ना, तो उस काली मिट्टी की बात करी जा रही है। तो कपास किस काली मिट्टी में होता है भैया, कहाँ पे होता है कपास सबसे ज्यादा, हमारा महाराष्ट्र में होता है। तो आ नंबर ऑप्शन इसका लगा दोगे महाराष्ट्र। सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में। स्थायी वनों की बात करिए, देखो राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। देखो भाई अपना मध्य प्रदेश जो है ना, स्थायी वनों का सबसे अधिक, यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल रखता है इन राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो। अगला कह रहा है तीसरे नंबर पे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर। सरदार सरोवर बांध भैया कहाँ पे बना है, गंगा नदी पे, नहीं यहाँ नहीं, यमुना, महानदी या नर्मदा। तो भैया नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना बनाई गई है, तो ये नर्मदा आंसर आएगा। चौथे नंबर में कह रहा है नेपोलियन का पतन हुआ 1812, 1813, 11 या फिर 15। तो नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट, इनके बारे में सुना होगा आपने इनको। और 18 जून 1815 को लड़ी गई वाटरलू की लड़ाई में क्या हुआ, इनका पतन हुआ, तो 1815 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा था भैया कि सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, निर्णय को मजबूत करती है। सो इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना है आपका, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुए कंप्लीट दादा। एंड आगे के क्वेश्चन आप यहाँ से देखोगे, देखो आगे के क्वेश्चन में 6वें नंबर में कह रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल डेयरी उत्पाद या बड़ी विकास योजना, बड़े घरेलू उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आ नंबर ऑप्शन जो कि है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति करने में 6 अंक के रिक्त स्थान आ जाते हैं दादा। कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन खालिस्तान में आया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो सन 1972 में ये आया था। कब हुआ था, 1972। इसका आंसर लिख करके आना है दादा लोग, ठीक है। सभी लोग यार जुड़े रहना साथ में, तो मजा आता चलेगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हुआ। देखो सन वाले क्वेश्चन भैया याद करने पड़ेंगे, है ना, ट्रिक बहुत कम में चलती है ऐसी। अगला कह रहा है कि सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में मुख्य बाधा है, ठीक है। सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में, किसके मार्ग में भैया, धर्मों के मार्ग में, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे, या फिर राष्ट्र के विकास के मार्ग में, ठीक है। राष्ट्र के विकास के मार्ग में, राष्ट्र के विकास के मार्ग में, है ना। सांप्रदायिकता की बात की, सांप्रदायिकता बोले तो अलग अलग धर्मों की बातचीत वगैरह, ठीक है। और यही तो मचा पड़ा है अपने देश में। हो क्या रहा है, राष्ट्र का विकास तभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल सांप्रदायिकता की बातें करनी जा रही हैं, बल्कि कुछ नहीं किया जा रहा है। अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा करी जाती है। तो भैया हमारे माननीय राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है, किनकी भैया, तो न्यायालय के न्यायाधीशों की। अगला कह रहा है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है भाई, सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो हमेशा याद होना चाहिए भैया, नोट पे लिखा होता है ना, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इंडिया राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही, ठंडी की वजह से थोड़ी हाथ समझ सकते हो आप लोग, है ना। कृषि क्षेत्र खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो कृषि क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका। ये आपको बिल्कुल से याद होना चाहिए, बोर्ड में क्वेश्चन इससे बनेगा। देखो और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए भाई, तो बताओ किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, कैसे, बिल्कुल सीरीज लाऊं, चैप्टर वाइज लाऊं, या फिर कैसे क्वेश्चन, है ना, किस तरीके से कर पाऊँ आपको, है ना। और वही बताऊंगा यार जो आता है। देखो यार ऐसी तैयारी हो जाएगी ना अगर आप लोग सपोर्ट करो तो, ठीक है। सपोर्ट ऐसा चाहिए आप लोगों का कि आप लोगों का साथ चाहिए, हाँ, कि आप लोग तैयारी करने के लिए अगर एक तरीके से एक्साइटेड हो तो मैं करवाने के लिए खड़ा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा भैया 3 नंबर में कि सही जोड़ी बनाई है चिपको आंदोलन। तो वन कटाई से संबंध रखता है चिपको आंदोलन, फर्स्ट की लास्ट से मिल जाएगी भैया।
सेकंड है हीराकुंड बांध, तो ये हमारा महानदी पे बना हुआ है भैया, ठीक है। अगला है मत्स्य पालन, ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र कहाँ पे जाएगा, तो मत्स्य पालन की अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन आपका जाएगा यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड की जोड़ी फर्स्ट से, ठीक है। ये कह रहा है उद्योग कारखाना की जोड़ी मिल जाएगी द्वितीय क्षेत्र से, क्योंकि ये कुटीर उद्योग वगैरह ये आएंगे यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करी गई है, ठीक है, ये रहेगा। अगला कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये रहेगा, करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है, ये रहेंगे भाई। तो इस प्रकार से आपकी हो जाती है यहाँ पे मैचिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, 6 नंबर में पूछी जाती हैं। फर्स्ट कह रहा है कि जल एक अनवीकरण संसाधन है, अनवीकरण की बात करिए तो जल एक नवीकरण संसाधन है, तो ये रहेगा आपका गलत, असत्य लिखोगे इसको, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई, बिल्कुल सही है भैया, सत्य रहेगा। अगला कहता है कि सूरत बंदरगाह है महाराष्ट्र में स्थित है, सूरत भाई, सूरत तो गुजरात में भैया, ये तो गलत हो गया। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है भैया, 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये आपका गलत रहेगा। अनुसूची गलत है, बल्कि भाषा तो सही है। देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में पहली कपड़ा मिल, ये भी बिल्कुल सही है, मुंबई में कि बम्बई या बॉम्बे में लगाई गई थी, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, तो कह रहा भैया कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस सन में आयोजित किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करिए भैया, कहाँ पे और किस सन में, तो सन 1992 में ये आयोजित किया गया था, ठीक है, 1992 में। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है, तो वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक तरीके से क्या होता है, बिना मुद्रा के वस्तुओं को या सेवाओं का आदान प्रदान, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, तो ऐसे लिखोगे कि बिना मुद्रा के वस्तु या सेवा का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से अर्थ समझाना है। थर्ड नंबर कह रहा है कि एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए भाई, बहुराष्ट्रीय कंपनी और वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए भाई। टाटा आप लिख सकते हो, टाटा ग्रुप लिख सकते हो ना, तो टाटा कोई भी लिख सकता है, ठीक है, टाटा ग्रुप लिख देते हैं, ठीक है, टाटा ग्रुप। अगला है मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि की बात करी जाए, मणिपुर में से क्या कहा जाता है, तो मणिपुर में से पामलू कहा जाता है, ठीक है, पामलू, या कई जगह से झूम खेती भी कहते हैं, तो झूम खेती भी आप इसको आंसर याद रख सकते हैं। वियना संधि कब और किन देशों के बीच हुई थी, तो वियना संधि जो है 1815 में हुई थी, 1815 में। ये यूरोपीय संघ के देश थे, यूरोपीय शक्तियों के बीच हुई थी, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला कहता है कि 5वें नंबर में धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन किसके द्वारा दिया गया, तो यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया कथन है, ठीक है। 6वें नंबर क्वेश्चन से आगे आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। देखो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भाई, ये करे बगैर मत जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो लाता हूँ, तो कर लेना ये सारी चीज़ें। 6वें में कह रहा है भैया आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, अथवा में कह रहा है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई दो कार्य लिखे। भैया ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो हर साल बोर्ड एग्जाम में टपक जाते हैं, इनको क्या पता क्या पड़ता है क्वेश्चन को, ये आ ही जाते हैं। देखो ये रहेगा आरक्षित वन वे वन है जिन्हें वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित किया गया है, ठीक है, मतलब जहाँ पे आरक्षण के लिए वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिनको एक तरीके से संरक्षित किया गया है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, तो वो है आरक्षित वन, ठीक है। अगला कह रहा है कि जैव विविधता को प्रभावित, ठीक है, अथवा में था ना, तो ये रहेगा जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक वनों की कटाई, प्रदूषण वगैरह, ये क्या है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लिख देना चीज़ें, ठीक है। 7वें नंबर में कह रहा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके कोई दो कारण लिखिए और मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए, ठीक है। दोनों का आंसर दिखा देता हूं। तो पहले तो मृदा अपरदन को देख लो, तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवायु या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मिट्टी का ऊपरी, ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह हट जाना ही मृदा अपरदन है, सीधी बात याद रखो भैया, है ना। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, अनियमित और अत्यधिक खेती की जा रही है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, वन मृदा अपरदन होता है। मृदा संरक्षण के, अब भाई मृदा अपरदन हुआ तो उसके संरक्षण के बचाने के कुछ उपाय होंगे, तो उनको पेड़ लगाकर भाई, वृक्ष लगाकर, ठीक है, खेतों की मेड़ जो होती है ना, रास्ता खेतों के बीच में छोटा सा, उसको क्या ऊंचा बनाकर, ठीक है। और ये रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करके, रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जैविक खाद का उपयोग करके, है ना, गोबर खाद जो होती है ना, जैविक कल्चर वगैरह का वो यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट भैया कह देता है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है और आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये तो आती ही आती है। देखो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों का परस्पर जुड़ाव, ठीक है, इसमें व्यापार, तकनीकी निवेश और सूचना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान शामिल है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो दादा, ठीक है। और आयात शुल्क क्या भैया, देखो आयात शुल्क या आयात टैक्स जो होता है, आयात कर
जो किसी देश द्वारा विदेशी उत्पादों पर लगाया गया जाता है, ठीक है। वही टैरिफ की बात है भैया, जो ट्रम्प ने बढ़ाया है, ठीक है। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना होता है, विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भैया चोरी चोरा हत्याकांड क्या था, इसको समझाइए। और यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, संसाधन किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, भारत में लोग रूरल टैक्स के खिलाफ क्यों थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पत्ते पढ़े लिखे। चलिए मैं बता देता हूँ एक साधन के अंतर। तो चोरी चोरा कांड के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई ये देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो बिल्कुल ध्यान तरीके से, ये करके जाना, ठीक है ना। इसके बाद देख लो आगे, संसाधन किसे कहते हैं, इसको देख लो ध्यान से। वे प्राकृतिक का मानव निर्मित वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी जरूरतों के लिए करते हैं, तो वो संसाधन है, ठीक है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम या मानव निर्मित, ठीक है। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, तो भैया एक स्थान पर खेती करके पर उसको वहाँ की खेती काट कूट करके दूसरे स्थान पर खेती करना, ठीक है, यही है। भारत में लोग रूलेट एक्ट के खिलाफ क्यों थे, तो ये रहेगा आंसर, क्योंकि देखो उसमें क्या है, कोई मुकदमा नहीं लगेगा, सीधे उठा के जेल में पटक दिया, ऐसा था यार ये तो, है ना। तो इसके विरोध में थी। अगला कह रहा था भैया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जितना भी पता है पूरा छाप देना इसके बारे में, ठीक है, आसानी से वाली तारीख याद रखो मैंने तो, और जगह याद रखो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। और ये जनरल डायर, ठीक है, ये इसका मैन पुजारी ये रहेगा। 12 में था भैया भारत में जल आसमान वितरण के कारणों को लिखिए, ठीक है। ये देखो जल के असमान वितरण के कारणों को लिखे, और भारतीय कृषि की दो समस्या लिखे, और बीटू या निषिद्धाधिकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महिलाओं को और राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है लिखिए, ठीक है। तो ये रहेगा 12 का आंसर आपका कंप्लीट, देख लो यहाँ से पहले तो, है ना। 12 का 13 का आंसर रहेगा ये, है ना, बीटू या निषिद्धाधिकार, इसको कंप्लीट कर लेना। अगले 14 में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय नियम का अर्थ क्या है समझाइए, ठीक है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, 14 का आंसर। तो 14 का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में ये था ना क्वेश्चन, देखो ये रहेगा उसका आंसर, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय नियम दोनों के बारे में परिभाषा दी गई है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में चलती है, यानी कि बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर भाई उसका मजा होता है। गूगल वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है। और अथवा में था शिशु मृत्यु दर, तो ये आंसर लिख सकते हो। अब 15 में क्वेश्चन पूछा है संगठित क्षेत्रों के कोई दो कार्य लिखिए, और भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्रों में पाई जाती है लिखिए। और 16 में कह रहा है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधान लिखिए, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी, है ना। और तो ये देखो 15 का आंसर यहाँ से देख सकते हो, 15 का आंसर इतना टोटल दिया गया है यहाँ तक अथवा के साथ, अथवा देख रहा है ना बीच में, ठीक है, ये रहेगा पहले का, ये दूर रहेगा, ठीक है। ये 16 का आंसर आ जाता है यहाँ पे 2005 के अधिनियम के प्रावधान, तो यहाँ से आप प्रावधान देख सकते हो वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो बाकी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पता ही होती हैं आपको आसानी से, ठीक है। ये रहेगा, देखो वही 100 दिन की गारंटी रहती है इसमें, है ना, न्यूनतम मजदूरी मिलेगी ही, है ना, ऐसा सुनिश्चित करवाना कि उनको मिलता रहे भत्ता वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है भैया अथवा में 16 का, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है लिखिए भाई। तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, ठीक है। तीनों क्षेत्र याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये इनसे क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। 17 में कह रहा है ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में कोई दो अंतर लिखिए, और बैंक की आय के मुख्य दो स्रोत कौन कौन से हैं लिखिए। तो देखो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में अंतर लिखा है स्रोतों में, ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये रहेगा आपका यहाँ पे बैंक की आय के मुख्य दो स्रोत हैं, तो ग्राहकों को दिए गए ऋण पर ब्याज वो लेते हैं, ब्याज से वो तो कमाते हैं यार। अन्य सेवाओं से प्राप्त शुल्क जैसे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह हो गया, है ना, क्रेडिट कार्ड से, तो ये सारी चीज़ें। अगला कह रहा था भैया 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से, और वन संरक्षण के उपाय, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करी जानी चाहिए, ठीक है। वन कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार है, तो आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, 3 प्रकार के वन होते हैं प्रशासनिक आधार पर वन, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखना, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट करा है G77, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है ये G77 देशों से आपके समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सन 1929 की महामंदी पर का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले तो G77 देख लो, G77 देशों का समूह जिसमें 1964 में विकासशील देशों के आर्थिक और सामरिक हितों की जो है रक्षा के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में समानता लाना और गरीबी उन्मूलन और विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि के लिए इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो कृषि उत्पादकों की जो कीमतें हैं वो घट गई, ठीक है, निर्यात में गिरावट आई, बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है, तो वो तो बड़ी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है चेक किसे कहते हैं, इसके द्वारा भुगतान कैसे होता है भैया, चेक आप पता होना चाहिए, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई 3 कार्य लिखिए,
तो ये रहेगा चेक का आंसर। यहाँ पे देख सकते हो, चेक एक वित्तीय दस्तावेज होता है। चेकबुक हो गई आपके घर में, जैसे बैंक खाते से भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीधा पैसा डालो, उसमें आपका अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, डेट डालते हैं एक तरफ, फिर अपन पैसा जितना भी आप भुगतान करना चाहते हो अपने साइन, बस आपका चेक पास हुआ, बस भुगतान की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अथवा में था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई 3 कार्य लिखे, तो मुद्रा जारी करना, बैंकों का नियमन करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ठीक है, बैंकों का नियमन, बैंकों पर एक तरीके से यही निगरानी वगैरह रखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लिखित विषय को लिखिए और संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची को समझा करके लिखिए। तीनों सूचियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे एक ना एक से क्वेश्चन आएगा, क्या पता तीनों साथ में आए, अंतर भी आ जाता है इनमें। ठीक है, तो पहले तो देख लो 8वें अनुसूची में, देखो वहाँ पर 7 में दिया गया था ना, इसलिए हमने 70 लगाया था, है ना। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को 8वें अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखा करो, उसी में 1-2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के जो है मेन क्वेश्चन से बन जाते हैं इनसे, है ना, लॉन्ग टाइप से। तो ये ध्यान से पढ़ लिया करो सारा क्वेश्चन पेपर, तो आपके ऑब्जेक्टिव 1-2 यहाँ से बन जाते हैं, तो ध्यान से देख लिया करें। ठीक है, 22 भाषाएं कौन कौन सी 8वीं सूची के अंतर्गत? हिंदी, बंगाली, गुजराती, और ये सारी भाषाएं दी गई हैं। देखो इस प्रकार से, है ना, ये सारी भाषाएं संविधान में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट था अथवा में संघ सूची, राज्य व समवर्ती सूची को, है ना। तो संघ सूची, इस सूची में 20 विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति और परमाणु। ठीक है, और राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो है सेवाएं आती हैं। ठीक है, तो जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, संवर्ती सूची के अंतर्गत यहाँ पे वे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर हावी होती हैं, दोनों भी काम करती हैं, इस पर कानून बनाती हैं। ठीक है, आपराधिक कानून, विवाह और तलाक, श्रम कानून वगैरह। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका असहयोग आंदोलन का उद्देश्य व महत्व समझाइए, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करिए। ठीक है, तो पहले तो असहयोग आंदोलन को देख लो, ये रहेगा असहयोग आंदोलन। ये 1922 के समथिंग चला और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करना था। महात्मा गांधी ने इसे सशस्त्र संघर्ष के बजाय अहिंसक तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। ठीक है, ये सारी महत्व इसकी चीज़ें लिख देना। ठीक है, अथवा में था भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए भाई। तो देखो ये 1942, देखो समय चीज़ें याद रखो, कहाँ पे हुआ था, किस तरीके से, क्या चीज़ कब, है ना। तो ये चीज़ें आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, पॉइंट वाइज लिखोगे महत्व में तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एक तरीके से लपेटा दे दिया, पैराग्राफ लिख दिया, नहीं, पॉइंट में तोड़ के लिखो चीज़ों को, ज़्यादा दिखता है और अच्छा लगता है। ठीक है, कॉपी अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आ जाता है आपका दिए गए भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भैया सीमाकार मानचित्र में इनको दर्शाना होगा इन चीज़ों को, तारापुर परमाणु संयंत्र, चेन्नई बंदरगाह, है ना, और ये हो गया आपका शांत ललित वायु, हिम फुहार वगैरह, है ना, इनके संकेत बनाने को आ जाते हैं, काली मिट्टी वगैरह, है ना। देखो अब ये देखो ये कहाँ पे चीज़ें हैं, देखो तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में। चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई बंदरगाह है, ये तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में है। ठीक है, सूरत बंदरगाह सूरत में है। ठीक है, काली मिट्टी है महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। बाकी मैं इनके टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराना की कोशिश करूंगा कि वहाँ पे आपको मिल जाए आंसर के सॉल्यूशन के, लगे लगाए बिल्कुल ठीक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको पूरा रेडी करके जाओ। एंड आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम की, तो जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।